हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ मल्हार बुक से ली गई कविता है चेतक की वीरता। तो मेरा आप सबके सामने ये कविता लाने का आज मेन मोटिव ये था, मेन मकसद ये था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लासरूम में टीचर के द्वारा समझाई गई कविता एक्सप्लेनेशन जिसे हम कहते हैं वो समझ में सही से नहीं आता, क्योंकि जो टीचर होते हैं स्कूल के सभी नहीं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो बुक के ही लैंग्वेज को समझाते हैं। मीन्स जैसे कि हम आपसे बात करते हैं तो हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, सिंपली बात करते हैं कि आप समझ जाते हो कि बात क्या हो रही है। बट जब स्कूल में होता है ना, तो टीचर जो होते हैं वो कविता को इस तरह से समझाते हैं कि वो बुक के लैंग्वेज में होता है। तो जो समझने वाले होते हैं बच्चे वो अच्छे से समझ जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो नहीं समझ पाते, थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि मेरे ही क्लास के बच्चे हैं, मेरे ट्यूशन्स के बच्चे हैं, उनको भी मतलब कुछ कुछ पोएम्स ऐसे हैं जो वो सही से स्कूल में नहीं समझ पाते, तो बाद में ट्यूशन में मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उनकी भी ये डिमांड थी कि हाँ, ये कविता को थोड़ा अच्छे से समझाऊँ। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनको समझा ही रही हूँ तो क्यों ना मैं बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा समझाना या मेरी बातें जो भी पोएम से मैं बताऊँ आप लोग को अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर आप लोग को इस पोएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, या वर्ड मीनिंग या कुछ भी आप लोग को कोई भी डाउट्स है, आप लोग कमेंट में बताइए। मैं आप लोग को उसी वक्त ज़रूर समझाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। तो चलो बच्चों, चलते हैं कहानी की तरफ, सॉरी कविता की तरफ। तो कविता के सबसे पहले मैं कवि के बारे में बात करूंगी। कवि के नाम जो है वो है श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे जो है एक कवि जो है, इनको जाना जाता था वीर रस कविताओं के बारे में। वीर रस जैसे कि मतलब मान लो कि कोई कोई ऐसे मतलब योद्धा होते थे जिन्होंने बहुत ही वीरता के साथ लड़ाई लड़ी हो, तो वो उस उन्हीं योद्धाओं के बारे में ये कविता लिखते थे। जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए, तो इनकी तो बहुत सारी युद्ध में लड़ाई हुई और ये बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही वीरता के साथ मतलब ये युद्ध को जीता करते थे। तो ऐसी और भी बहुत सारे वीर योद्धा थे जिनके बारे में मतलब श्याम नारायण पांडे कविता लिखा करते थे, और इनको इसीलिए जाना ही जाता था कि श्याम नारायण पांडे जो है वो वीर रस के कविता के मतलब कवि हैं। ठीक है। और इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस जो पोएम था वो हम हल्दी घाटी कह सकते हैं, हल्दी घाटी ही है, कह सकते नहीं है। और जो कविता वो पब्लिश हुई थी, मतलब लोगों के बीच आई थी, वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था हल्दी घाटी, वो 1939 में हुआ था। ठीक है, 1939 में हुआ था। और चेतक की वीरता जो है वो भी मतलब थोड़े बहुत हल्दी घाटी की झलक दिखाती है। जैसे कि हल्दी घाटी में भी बहुत सारे शौर्य गाथा, वीर गाथा, इन सभी के बारे में बताया गया। ठीक वैसे ही चेतक की वीरता में भी थोड़ी बहुत हल्दी घाटी का एक झलक मिल सकता है और दिखाया भी गया है। और फिर उसके बाद पांडे जी का जो निधन हुआ, श्याम नारायण पांडे का जो निधन हुआ था, वो 1991 मतलब 1991 में हुआ था। तो बच्चों क्या होता है कि ज़्यादातर ना अभी के टाइम पे स्कूल में थोड़े बहुत चेंजेस जब से हुए हैं, तो कवि के मतलब परिचय के बारे में भी थोड़े बहुत आते हैं। जैसे कि कवि के सबसे सर्वाधिक जो फेमस पोएम थी या स्टोरी थी वो कौन सी थी, कब हुआ था, या फिर पोएम जो कवि हैं उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, और उनके फेमस जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो रचना थी जो फेमस हुई थी वो कौन सी थी, इन सभी के बारे में आती है। तो आप लोग थोड़े बहुत कवि का परिचय भी देख लें ज़रूर, और अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आपको नोट्स वगैरह भी दे दूँगी। तो चलिए चलते हैं अब कहाँ कविता की तरफ। तो कविता का जो टाइटल है, जो नाम है चेतक की वीरता। तो अब हम ये जानते हैं कि चेतक कौन है, मतलब कविता में ये चेतक की वीरता मतलब चेतक की बहादुरी के बारे में बात हो, चेतक है कौन। तो चेतक की वीरता जो है ना, वो महाराणा प्रताप का जो एक घोड़ा था, जो महाराणा प्रताप के प्रति काफ़ी ज़्यादा निष्ठावान था। हम कह सकते हैं कि वो मतलब उनकी सारी बातें मानता था, आज्ञाकारी था वो। ठीक है। तो वो उसी घोड़े की वीर कविता, वीर बातों के बारे में मतलब कविता में बताया गया है। तो चेतक के बारे में जानते हैं। चेतक एक ऐसा घोड़ा था जो कि बड़े से बड़े युद्ध में भी वो तेज हवा की तरह दुश्मनों को मारते हुए निकल जाता था। मतलब वो ऐसे था कि महाराणा प्रताप को किस तरफ जाना है या किस पे आक्रमण करना है, ये सब बिना देखे बिना कहे ही वो समझ जाता था, इतना तेज था वो। और कभी भी मतलब महाराणा प्रताप को, चेतक को कोड़े मारने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारी था। वो अपने स्वामी को, अपने महाराणा प्रताप को अच्छे से समझता था, जानता था कि आखिर उनका अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर तेज हवा में भी वो निकलता था, तो उस थोड़े बहुत भी अगर उस लगाम वगाम अगर महाराणा प्रताप से हिल जाता था, वो तुरंत उसी वक्त महाराणा प्रताप को संभाल भी लेता था।
वो कभी भी महाराणा प्रताप को हारने नहीं देता था, वो इतना तेज था। मतलब स्पीड में दौड़ना, शत्रुओं पर मतलब दुश्मनों पे अटैक करना, इन उन सबको मार गिराना, ये सब उसकी बहादुरी के मतलब कुछ थोड़े बहुत किस्से हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं कविता की तरफ। तो कविता का फर्स्ट जो लाइन है वो ये है कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पे राणा प्रताप का कोरा था, वो दौड़ रहा अरी मस्तिष्क पर या आसमान पर घोरा था। तो इसमें बच्चों थोड़े बहुत वर्ड्स मीनिंग जो आएंगे वो मैं आपको दे दूंगी, अगर आप लोग कमेंट में बताना चाहे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी। अब चले जानते हैं कविता के मेन मतलब एक्सप्लेनेशन के बारे में। कवि इस कविता का इस लाइन का मतलब क्या है कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोरा था, वो दौड़ रहा अरी मस्तिष्क पर या आसमान पर घोड़ा था। तो यहाँ कवि ये बताना चाह रहे हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, जो चेतक था, वो युद्ध भूमि में मतलब इस तरह से वो चौकड़ी भर भर के मतलब कह सकते हैं कि पलट पलट के या जंप करके या इंस्टेंट मतलब अपनी चाल की वजह से वो जाना जाता था। वो इतना ही तेज था और वो इतना निराला घोड़ा बन गया था महाराणा प्रताप का कि वो कभी भी उन पे मतलब कोरे बरसाने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा या इसके वजह से मैं हार रहा हूँ, ऐसा कुछ कभी जरूरत पड़ा नहीं कि वो कोरा बरसाएं उस पर। ठीक है। और जब वो इतनी तेज से दौड़ लगाता था कि वो इतनी तेज दौड़ता ही था, जैसे कि यहाँ पे भी आपको एक लाइन यहाँ पे दिया गया, वो दौड़ रहा अरी मस्तिष्क पर या आसमान पर घोड़ा था। मतलब कि वो इतनी तेज दौड़ा दौड़ा करता था कि जैसे कि मान लो कि वो हवा से कंपटीशन कर रहा हो कि हाँ मुझे तो हवा से जितना ही है। ठीक है। चेतक अपने मन में मतलब इतना अलर्ट रहता था, वो दौड़ता रहता लेकिन वो मेंटली इतना ज़्यादा अलर्ट रहता था कि वो मतलब दुश्मन कौन किधर से आ रहा उसको इंस्टेंट पता चल जाता था। वो अलर्ट मतलब कहता है चौकन्ना, उसी तरह से। और वो मतलब ऐसा लगता था ना, मतलब वो दुश्मनों पे ऐसे अटैक करता था जैसे कि लगता था कि वो आसमान से ही जंप कर रहा हो, सामने से नहीं, वो डायरेक्ट आसमान से ही जंप करके अटैक कर रहा हो। ठीक है। और वो मतलब डायरेक्टली अटैक करके दुश्मनों का मतलब सिर तो फाड़ ही देता था, इतना तेज वो अटैक करता था। समझ लो कि वो आसमान से दौड़ के आके सीधा मतलब अटैक ही कर देता था। वो हवा से बातें करता था, हवा से कंपटीशन लगाता था, वो इतना तेज था। ठीक है। चलो चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चितक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में सरपट दौरा करवालों में। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मीनिंग आप लोग को शायद अगर पता ना हो तो मैं आपको वो भी दे दूँगी, और आप लोग कमेंट में अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी। चलिए चलते हैं लाइन के मतलब की तरफ। तो इस सेकेंड पैराग्राफ में कवि ये बताना चाह रहे थे कि कवि चेतक की सजगता का उल्लेख करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि यदि हवा थोड़ी सी भी लगाम हिल जाती, मीन्स अगर वो युद्ध में है, स्पीड में है, तो वो अगर हवा से मतलब थोड़े बहुत भी अगर वो मतलब हिल डुल जाता, फोकस नहीं कर पाता कि हाँ हमें किस तरफ जाना है, तो वो मतलब जो घोड़े पे सवार है राणा प्रताप की मतलब इशारा को वो समझ लेता था। सपोज मान लो घोड़ा तो महाराणा प्रताप ही चला रहे हैं ना, दौड़ा रहे हैं, ये तो खुद दौड़ेगा नहीं। तो अगर कभी कभी महाराणा प्रताप से मतलब हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से अगर लगाम हिल जाता था, नहीं संभाल पाते थे, तो ये समझ जाता था कि भाई वो क्या करना चाह रहे हैं, तो वो उसी वक्त इंस्टेंट उनको निकाल लेता था वहाँ से। ठीक है। मतलब राणा, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली, पुतली मीन्स आँख होता, आप लोगों को पता ही होगा। राणा प्रताप की आँख की पुतली जैसे ही मतलब फिरती, वो फिरने से पहले वो इशारा समझ जाता था। चेतक इतना स्मार्ट था। ठीक है, इतना मतलब वो होशियार था। राणा प्रताप का घोड़ा जो था वो अपनी चाल का मतलब इंट्रोडक्शन देता था उनको, जो चेतक था उनको उसकी चाल की वजह से ही जाना जाता था कि उसकी चाल जो है, उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और है, निर्भीक गया वो ढालों में सरपट दौरा करवालों में। मतलब कि क्या होता था कि वो ढालों की परवाह, मतलब जैसे युद्ध में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब एरो मार्क करके जो तेज तेज लंबे लंबे भाले होते थे काफ़ी नुकीले। ठीक है, उन सब से भी वो बिना डरे वो इंस्टेंट वहाँ से पट से निकल जाता था दुश्मनों को मारते हुए। कोई भी मतलब अगर बीच में आए वो उस घोड़े को रोक ही नहीं पाता था, वो इतना मतलब
फाइट में वो तो अटैक में दुश्मनों को मारने में वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड था। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे लाइन की तरफ। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र मय बादल सा अरी की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग, हाय टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। तो अब यहाँ पे तीसरा नंबर जो पैराग्राफ जो लाइन है ये आखिरी ही है, इसमें ये बताते हैं कि चेतक की विशेषता के बारे में बताते हैं। मतलब ये जो लास्ट वाला जो आपका लाइन आप देख रहे हो, इसमें चेतक की क्या मतलब विशेषता थी, वो क्यों इतना जाना जाता था, यही सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि बढ़ते नद सा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर घर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापो सा खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। ठीक है, तो चलो तीसरे लाइन की तरफ चलते हैं। तीसरा लाइन का मतलब ये था कि कवि यहाँ पे जो ना चेतक की विशेषता बता रहे हैं, चेतक आखिर था क्या, जो कि मैंने आपको पहले ही थोड़े बहुत बता दिए, फिर मैं एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, तो चेतक की विशेषता यह थी कि वो एक जगह टिकता नहीं था। वो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में वो उलझा ही रहता था, लेकिन वो टिकता नहीं था। वो शांत बैठने वालों में से नहीं था, कभी यहाँ रहेगा कभी वहाँ रहेगा, वो शांत बैठता ही नहीं था। वो जहाँ था अब वहाँ नहीं। मतलब अभी महाराणा प्रताप देखेंगे कि हाँ वो वहाँ खड़ा होकर कुछ कर रहा हो या फिर कुछ मतलब युद्ध का कुछ समझ रहा हो, वो फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो कहीं और मिलेगा। ऐसा होता था। युद्ध भूमि में ऐसा कोई जगह ही नहीं था जहाँ वो होता नहीं था। मतलब युद्ध भूमि कैसा होता है, बड़ा सा ग्राउंड होता है ना, इतने सारे सैनिक होते हैं, तो वो कभी यहाँ कभी वहाँ वो देखते ही रहते थे एकदम। जब देखेंगे वो कभी यहाँ कभी वहाँ, वो टिकने वालों में से था ही नहीं। इतना इतना ज़्यादा वो मतलब अलर्ट रहता था। ठीक है, वो सभी जगह वो युद्ध में कहीं भी दिख जाता था। तो वो कभी कभी क्या होता था ना कि महाराणा प्रताप भी देखते थे कि हाँ अभी तो हम यहाँ थे, अभी कहीं और चले गए। और वो ज़्यादातर तो था वो जो शत्रु होते थे, जो दुश्मन होते थे, ठीक है, अपोजिट पार्टी जो युद्ध लड़ रहे होते, उनको मतलब वो ज़्यादातर सर पे अटैक करता था, इतना तेज था वो। ठीक है, वो तेज बहती नदी के समान लहराता था, जैसे कि अभी लास्ट वाले लाइन में भी मेंशन किया गया है पोएम में। देखो, बढ़ते नद सा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया। ठीक है, मतलब वो एक तेज नदी के समान, जैसे तेज नदी कैसे पानी बहते रहती है, स्पीड में जाती है, ठीक है, तो वो तेज नदी की तरह ही मतलब लहराता रहता था। ये भी नहीं, एक होती है ना घोड़े की चाल, स्लो प्यार से चलना, या फिर थोड़ा मतलब वो एक घोड़े को हमने जितना स्पीड चलते हुए देखा है ना, वो उससे भी डबल स्पीड में जाता था वो। ठीक है, कभी कभी ठहरता था, कभी फिर स्पीड में चला जाता था। इसके बाद भी वो क्या होता था कि वो जो शत्रु होते थे ना, अपोजिट पार्टी जो होते थे, उस पर वो एकदम, जैसे होता है ना हम बादल बादल गरजते हैं, तेज बारिश वारिश होती है तो कैसे बादल तेज गरजते हैं अचानक से, ऐसे लगा कि हाँ आसमान टूट के गिर ही जाएगा अब, ठीक वैसा ही वो सेना सब पे भी, जो शत्रु सेना होती थी उस पे भी, उन लोगों पे भी वो बादल बन के बरस मतलब टूट पड़ता था। वो बादल नहीं नॉर्मल वाले जो बारिश के टाइम पे गरजती है ना कि हाँ अब फटा आसमान अब गिरा, ठीक वैसा वो टूट पड़ता था। ठीक है, और जितने भी शत्रु होते थे ना बस वो मार ही देता था, ऐसा होता था। वो तो शत्रु पर भी मतलब बादल बनकर तो बरसता ही था, अटैक करता ही था, लेकिन जो तेज भाला, तेज तलवार, तेज मतलब जो भी तीर कमान सब होते थे, कभी कभी अगर घिर जाता था तो वो अपने पैरों का टोप, मतलब जैसे कि वो घोड़े के नीचे पैर के नीचे होते हैं ना ब्राउन ब्राउन करके, एकदम लास्ट वाले जो पार्ट होते हैं, ठीक है, वो उससे भी मार गिराता था। लेकिन कभी भी वो महाराणा प्रताप को हारने नहीं देता था और ना खुद हार मानता था। ठीक है, तो शत्रु का भी ना कभी कभी क्या होता था कि जो दुश्मन पार्टी होते थे ना, वो भी सोच में पड़ जाते थे कि भाई इनको हराए तो हराए कैसे। वो चेतक के चाल को, चेतक के अटैक करने के तरीके को, चेतक की मतलब जो अटैक करने का जो उसका तरीका होता था, जो उसका वो अलर्ट रहना, मतलब कि हाँ कोई भी कहता था कि भाई हम महाराणा प्रताप से युद्ध कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम चेतक से ही जीतना होगा, क्योंकि चेतक हार गया तो महाराणा प्रताप को हरा देंगे। लेकिन चेतक को हराना ही मुश्किल होता था, तो कभी कभी ना दुश्मन देख के भी चौंक जाते थे कि अब इसको कैसे हराए। चेतक इतना ज़्यादा वीर टैलेंटेड था, इतना ज़्यादा होशियार था वो।
तो बच्चों यही था चेतक के बारे में, इस पोएम में बताया गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूँगी दोबारा अच्छे से समझाने के लिए। बाकी मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की ही, पर फिर भी अगर आप लोग को समझ में ना आया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर इस पोएम से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए या वर्ड मीनिंग कुछ भी चाहिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और दूसरी कोई पोएम ऐसी है, कोई दूसरे बुक की भी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।